जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि 29 से लेकर 30 31 से 31 को रिपील कर दिया गया है। 31A से लेकर 31C तक हम आज जानेंगे, क्योंकि 31D को भी रिपील कर दिया गया है। इससे पहले हमने राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 कर लिया विथ लिमिटेशन, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 1922 हमने कर लिया विथ लिमिटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 हमने कर लिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 कर लिया। आज का है कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, और नेक्स्ट हमारा होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 to 35। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। इंग्लिश में आप जल्द से जल्द फर्स्ट सेक्शन और 2 से जो 2 है वो आप पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है, पहली बात माइनॉरिटीज लिखा गया है, लेकिन ये बात माइनॉरिटीज का नहीं कर रहा है। क्लॉज 1 जो है वो माइनॉरिटीज का बात नहीं कर रहा है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया के अंदर रहता है उसका एक अलग लैंग्वेज है, अलग भाषा है, अलग उसका कल्चर है, तो उसको छूट है, उसको यह उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उसको प्रिजर्व करके रखे, कंजर्व करके रखे, उसको संभाल के रखे। तू बोल रहा है कि कोई भी सिटीजन को जो इंडिया के अंदर है, किसी भी पार्ट में है, उसको सिर्फ इस बेस पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकाला नहीं जा सकता, मतलब कि एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है कि वो दूसरे रिलीजन का है या किसी रेस का है या कास्ट या लैंग्वेज का है, ठीक है, इसमें से या किसी एक के लिए भी उसको रोका नहीं जा सकता। कैसा इंस्टीट्यूशन? जो स्टेट के अंदर है, स्टेट से एड लेता है या पूरा स्टेट का ही है, तो उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और इसमें से किसी में भी वो डिनाई नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति का इस कारण से, जो हमने चारों पढ़ा, इस कारण से एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें कहा गया है क्लॉज 1 में, देखिए ऊपर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं था, पर यहाँ पर माइनॉरिटीज के ही बारे में बात है। अगर जो माइनॉरिटीज है इंडिया के अंदर, वो अपना रिलीजन और लैंग्वेज बेस्ड जो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खोल सकते हैं, बस ये यही बात बोल रहा है। अब यहाँ पर माइनॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल आप मदरसा जान लीजिए, ठीक है, कि वहाँ पर रिलीजन बेस्ड ही पढ़ाई होता है और लैंग्वेज बेस्ड पढ़ाई होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज है इंडिया के अंदर। अब 1A में कहा गया है कि पहली बात, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलेगा उसके लिए जमीन चाहिए, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो या लैंग्वेज बेस्ड या कुछ भी हो, बिल्डिंग बनेगा तो उसके लिए जमीन चाहिए। अब सरकार को अगर उस जमीन का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात हो रहा है, मंदिर मस्जिद का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जहाँ पर है वहाँ का जमीन का सरकार को काम पड़ता है, सरकार लेती है, तो सरकार उसको पैसा देगी, ठीक है। अब कैसे देगी पैसा, कितना पैसा देगी? वो पैसा इतना देगी जिस लॉ के हिसाब से वो जमीन ले रही है, उस लॉ में जितना लिखा होगा उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाएगा, या तो फिर स्टेट अपना डिसाइड करेगी। उसके बाद है 2, जो सरकार है, जो स्टेट है, वह भेदभाव नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, मतलब एड देने वक्त में। अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई एड देती है, मतलब खर्चा देती है, पैसा देती है, कोई फंड देती है, तो वो सिर्फ इसलिए कम या ज़्यादा नहीं कर सकती कि यह जो है ये माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसीलिए इसको कम दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये माइनॉरिटीज़ के द्वारा मैनेजमेंट किया गया है तो इसको थोड़ा कम पैसा दे देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। अगर देना होगा तो सबको देगा, जितना फंड आएगा सबको बराबर मिलेगा, ठीक है। अब 31 जो है, 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कंपलसरी एजुकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब 31A ये अमेंडमेंट होकर आया था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट था ये। इसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 13 में दिया गया है उसके बावजूद भी अगर जो लॉ बनता है, ये 1 2 3 4 5 ABCDE जो दिया गया है, इसके तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो उसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है फिर भी उसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि अगर पार्ट 3 का कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो जो रूल है, लॉ है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए में हम देखते हैं कि ए आप खुद ब खुद पढ़िए, ABCDE आप इंग्लिश में पढ़िए, हम हिंदी में बताते हैं कि सरकार के पास जो स्टेट है वो कोई भी ई स्टेट का जो राइट है उसको खत्म कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है और उसके जो अधिकार है उसको खत्म कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकती है। और बी बोल रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो कि बड़ा है उसको एक लिमिटेड पीरियड्स के लिए पीरियड के लिए जो सरकार है वो ले सकती है मैनेजमेंट करने के लिए, जो सरकार अपने अंडर उसको ले सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि हम इसका जो मैनेजमेंट है वो करेंगे,
किसी भी प्रॉपर्टी का। सी में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक कॉर्पोरेशन को मिलाकर जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही होगा, सरकार उसका भी मैनेजमेंट ले सकती है। अगर इस ले सकती है तो इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। डी, अब डी में कहा गया है कि जो मैनेजिंग एजेंट है, सेक्रेटरीज है, ट्रेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है ऑफ कॉर्पोरेशन है और एनी ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स देयर ऑफ। इसमें कहा गया कि किसी भी जो मैनेजिंग एजेंट होता है, मतलब कि एक तरह से कंपनी आ रहा है यहाँ पर, कि जो कंपनी है, कंपनी का जो मेन आदमी सब है, ठीक है, जो शेयर होल्डर है, बहुत सारा मालिक है, तो इन सब का जो अधिकार है उसको सरकार खत्म कर सकती है, उसको मॉडिफाइड कर सकती है। उसके बाद ई बोल रहा है कि जो भी एग्रीमेंट है, लीज है, लाइसेंस है, किस पर्पस के लिए, सर्चिंग फॉर वाइनिंग, ठीक है, कि कहाँ पर तेल मिलेगा, कहाँ पर कोयला मिलेगा, ठीक है, तो ये जो इन लोगों का प्री मेच्योर टर्मिनेशन और कैंसिलेशन जो है उस एग्रीमेंट का कर सकती है, लीज और लाइसेंस का। अब यहाँ पर आप बात करिए कि प्री मेच्योर क्यों कहा गया, प्री मेच्योर टर्मिनेशन क्यों कहा गया, यानी कि अब जब सरकार चेंज हो गई, ठीक है, अब अंग्रेज तो कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, कभी सोचा तो होगा नहीं वो, या सोचा भी होगा इतने जल्द, मतलब तो उसने क्या किया होगा कि 50 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया होगा, 99 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर उसका एग्रीमेंट है और इंडिया आजाद हो चुका था, तो इस कारण से यहाँ पर लिखा गया कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन, यानी कि सरकार बदल गया, तो अब ये अंग्रेजों का नहीं है, तो अब जो नया सरकार आया है, यानी सरकार मतलब इंडिया, ठीक है, अब ये नहीं कि बीजेपी नया सरकार आ जाएगा तो वो प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर देगा, ये नहीं, यानी कि देश ही बदल गया, ठीक है। उस कारण से यहाँ पर प्री मेच्योर अगर टर्मिनेशन कर दिया जाता है, उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, उसको 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब इसमें कहा गया है, देखिए नीचे वही चीज लिखा गया है कि अगर ये 5 कानून बनाया जाता है, इसके तहत अगर कुछ भी होता है तो उसको 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और प्रोवाइडेड में लिखा गया है, आप पढ़िए इसको इंग्लिश में, इसमें कहा गया है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो वो तब तक यूज नहीं होगा, मतलब तब तक उसको लॉ नहीं माना जाएगा जब तक कि वो प्रेसिडेंट का साइन ना करवा ले। उसके बाद फिर 6 में देखिए ये वाला प्रोवाइडेड फर्दर, ये पढ़िए, इसमें एक ही बात कहा गया है, ये भले लंबा है लेकिन इसमें एक ही बात कहा गया है कि जो लिमिट है, सीलिंग लिमिट है, आप एग्जांपल जानिए कि एक स्टेट है जिसका सीलिंग लिमिट है 50 एकड़, ठीक है, और आपके पास 100 एकड़ जमीन है और सरकार को उसी 100 एकड़ जमीन का काम पड़ गया, तो सरकार 50 एकड़ का पैसा तो आपको देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो सीलिंग लिमिट है, यानी कि आप स्टेट का रूल है कि आप 50 एकड़ ही जमीन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन आपके पास तो 100 एकड़ जमीन है और 100 एकड़, उसी 100 एकड़ जमीन का अगर काम पड़ता है सरकार को, तो 50 एकड़ का तो आपको ये फंडामेंटल राइट है आपका कि आपको पैसा मिलेगा, आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। लेकिन आगे का जो 50 एकड़ जमीन है उसके लिए आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। बस इसमें यही बात लिखा गया है। अब 50 एकड़ का मतलब 50 एकड़ ही नहीं, किसी स्टेट में 100 एकड़ भी है, किसी स्टेट में 500 एकड़ भी हो सकता है, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। उसके बाद 2 आप खुद ब खुद पढ़ेंगे क्योंकि ये ई स्टेट का डिफिनीशन बता रहा है कि क्या है ई स्टेट का डिफिनीशन, ठीक है। उसके बाद 31 बी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट हुआ था, इसको भी वही फर्स्ट अमेंडमेंट करके ही जोड़ा गया था 1951 में ही, ठीक है, एडिट किया गया था 31 बी को। इसमें कहा गया था, अब पूरा पढ़िएगा, ठीक है, आपको एक ही बात पता चलेगा कि अगर हम कोई भी 31 ए के अंदर किसी भी तरीके का कानून बनाते हैं, ठीक है, कानून अगर हम बनाते हैं 31 ए के अंदर किसी भी तरीके का, तो वो और उस एक्ट को अगर हम 9th शेड्यूल में दे देते हैं, ठीक है, 9th शेड्यूल में अगर हम दे देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, चाहे वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कोई जजमेंट हो, कोई डिग्री हो, ऑर्डर हो, एनी ट्रिब्यूनल कुछ भी हो, ठीक है, पर उसका जो रिपील करने का पावर है वो नहीं होगा, उसको आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं ले जा सकते अगर उसको 9th शेड्यूल में दे दिया गया है तो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब 9th शेड्यूल का खेल यहाँ पर कब खत्म होता है? अब पहले तो 1 कानून दिया गया, 2 कानून दिया गया, 3 कानून दिया गया, अब 284 आई थिंक, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 284 कानून शायद 9th शेड्यूल में दे दिया गया, धीरे धीरे करके एक एक जोड़ जोड़ कर उसको दे दिया गया। उसके बाद एक केस आया था IR सलो वर्सेस तमिलनाडु कर एक केस आया था, उसमें कहा गया था कि
जो 9th शेड्यूल में यानी कि 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद केशव नंदा भारती केस के बाद जिसको भी 9th शेड्यूल में दिया गया है, यानी जिस भी कानून को 9th शेड्यूल में दिया गया है वो अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। ठीक है, किसके 14, 15, 19 और 21 और बेसिक स्ट्रक्चर के तहत उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्योंकि सरकार को क्या था कि सरकार कानून बनाती थी और उसको 9th शेड्यूल में डाल देती थी, अब वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा ही नहीं पाता था। ठीक है, तो अब जुडिशियल रिव्यू के में जा सकता है, लेकिन ये बहुत लेट हो गया। ये हुआ था केस 2007 में ऐसा केस आया था। तभी कहा गया था कि केशव नंदा भारती के बाद जो भी केसेस है 9th शेड्यूल में दिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब 31C आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको क्या कहा गया कि आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी भी तरीके से तो फिर उसको अगर लॉ बनाया जाता है जो कि पार्ट 3 का वायलेशन करता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। वो होते हुए भी, आर्टिकल 13 का होते हुए भी अगर स्टेट जो है वो पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाता है जो कि 14 यानी आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन भी करता है, यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करता है, तो भी उसको नहीं माना जाएगा। और आपको ये माना जाएगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो जो लॉ बनाया गया है वो सही है। आप 14 और 19 के तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और जो सेकंड इसमें पार्ट है जिसकी देखिए आप ऐसे करके लिखा गया, देखिए एंड करके जो लिखा गया, इसमें कहा गया कि आप सिर्फ ये इस बात के लिए नहीं जा सकते कोर्ट में कि ये जिस कारण से बना था, ये जो पॉलिसी जिस कारण से भी बना था वो पॉलिसी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बना था आम के लिए और काम हो रहा है इमली, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये आम के लिए बना था इमली काम हो रहा है, ये आप नहीं बोल सकते। आपको मानना ही पड़ेगा कि ये आम के लिए हुआ था और चाहे हो वो इमली भी रहा हो, लेकिन ये हो आम के लिए ही रहा है, आपको यही मानना पड़ेगा। ठीक है, और आप उसका एक जुडिशियल रिव्यू एक तरह से नहीं जा सकते, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक केस था केशव नंदा भारती केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे अमेंडमेंट को कहा जाए, पर मेरे हिसाब से केशव नंदा भारती केस ही जो है और मिनिका गांधी, इसी पर पूरा फंडामेंटल राइट और लगभग पूरा जो आर्बिट्रेशन है वो खत्म कर दिया गया था केशव नंदा भारती के केस के बाद से ही। ठीक है, इसमें कहा गया था केशव नंदा भारती के केस में कि ठीक है आपका जो पहला पार्ट है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 14-19 का वायलेशन हो जाएगा क्योंकि आप इम्प्लीमेंट कीजिए किसी भी सोशल गुड्स के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको जो करना है आप कीजिए, आप जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको आप लॉ में बदलिए। लेकिन आप जो सेकंड पार्ट है कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है और जो पहला पार्ट है वो आज भी एप्लीकेबल है और जो सेकंड पार्ट है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नीचे देखिए फिर लिखा गया है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा तरह का कोई लॉ बनाता है, कोई भी लॉ बनाता है, अगर प्रेसिडेंट का एसेंट जब तक नहीं मिलता तब तक उसको लॉ नहीं माना जाएगा, तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार आप 31C आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसमें ना आप एक बार 39B और 39C अब पढ़ लिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। वो बात करता है सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, यानी कि सबके लिए बराबर चीज हो, उसके बारे में बात करता है। आप एक बार लक्ष्मीकांत, अगर आप यूपीएससी के बच्चे हैं तब तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, अगर आप लॉ के बच्चे हैं तो फिर आपके लिए ये काफ़ी है, ये ज़्यादा गहराई में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। और 31D जो है वो ओमिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन 43rd अमेंडमेंट के द्वारा, इसीलिए इसको पढ़ना कोई जरूरत है नहीं। लास्ट में हम पढ़ेंगे जो कि 32 से लेकर 35 तक होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।